हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्री टाइम बैच में जो कि यूपीएससी हिंदी चला रही है। तो चलिए, जहां हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा था यूपीएससी 1997 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ये दिखाता है कि अनंत तल पर एक वस्तु, जैसे ये जो है इसको इंक्लाइंड या अनंत तल बोलते हैं, ठीक है। अनंत तल पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पिंड है या बॉडी है, इसको नीचे आना है। तो कह रहा है कि अगर एल इसकी हाइपोटेनस हो, मतलब कि इसकी जो तिरछी लंबाई है इस अनंत तल की जिस पर वो फिसल करके नीचे आ रहा है या लुढ़क करके नीचे आ रहा है। अब रोलिंग और स्लाइडिंग यहाँ पर अभी मैं नहीं क्लियर करूँगा, बस समझिए बात को कि उसको नीचे आना है, ठीक है। मान लीजिए कि एंगल वो थीटा बनाता है ज़मीन के साथ, और एच अगर उसकी एक हाइट है, तो कितना समय लगेगा उसको नीचे आने में, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, यहीं पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इसका वेट है वो लगेगा नीचे की ओर। अगर मास m है, इसका अगर मास m है, द्रव्यमान m है, तो mg जो होता है हमेशा नीचे की ओर लगता है, ठीक है। ओके, तो mg लगेगा नीचे की ओर। अब ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा यहाँ बनाता है तो होता है mg cos थीटा। बस इस चीज़ को रट लीजिए, बिल्कुल अनंत तल पर हमेशा ऐसे ही कंपोनेंट ब्रेक करना है, और इसके 90 डिग्री पर इधर टूटेगा mg sin थीटा, ठीक। यानी कि मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, ये बताने का, केवल ये कंसेप्ट दिखाने का, डराने का कोई मुद्दा नहीं है। बस ये बताना है कि जो उसको नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो mg cos थीटा नहीं है, बल्कि mg sin थीटा है। यानी कि इस तरह से जब वो रोल करके बॉडी नीचे आएगी तो उसको कौन सा कंपोनेंट नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, तो mg sin थीटा, यानी कि g का साइन थीटा के साथ जो कंपोनेंट बना रहा है। m को भी हटा दीजिए क्योंकि m कांस्टेंट है, यानी कि g साइन थीटा जो है इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा हमेशा। कोई भी अनंत तल दिया हो, आप कंपोनेंट इसी तरह से ब्रेक करेंगे, ओके। तो मतलब अगर इसी प्रकार का प्रश्न आता है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, तो यूपीपीसीएस में पूछने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अब धीरे धीरे यूपीपीसीएस भी फैक्चुअल से, जानते ही हैं आपका, जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे यूपीएससी की तर्ज पर होता जा रहा है, और इसलिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि कॉपी करनी चाहिए उन्हें वो कॉपी करते हैं। मेंस के भी पेपर उसी तरीके से हो रहे हैं, तो शायद प्री में भी इस तरह के प्रश्न जो कभी पूछे जाते थे पुराने समय में वो पूछे जाए। चलिए, हालांकि संभावना कम है, बट हम उन एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को भी शामिल करके चल रहे हैं प्री टाइम बैच में, जो कि मान लीजिए कि पूछे जाएं तो बाकी लोगों से आप आगे निकल सके, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले हम जो गति के 3 नियम पढ़े थे उसमें से एक नियम लगाते हैं। कौन सा लगाएंगे? चूंकि यहाँ पर हाइट निकालनी है, आप देख रहे हो यहाँ पर हाइट दी हुई है, तो हमें हाइट के टर्म में चलना है, ठीक है। तो हम चलेंगे और लिखेंगे जो फॉर्मूला था s इजकल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। यहाँ पर आप खुद बताइए कि जब ये बॉल या ये जो बॉडी है ये रोल करना स्टार्ट नहीं हुई थी तो उसकी वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमेशा जीरो रही होगी। तो इसे हम लोग इस पूरे टर्म को जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना। शून्य का गुणा टी में होगा तो वो जीरो हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। ये जो एल है, ये जो एस है वो क्या है, ये तिरछी ऊंचाई जो यहाँ पर एल लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो एल इज इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। आपको पता है कि इसका कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है गिराने के लिए, तो मैंने कहा जी साइन थीटा। तो एल इज इक्वल्स टू 1/2 जी क्या होगा, एक्चुअली जी साइन थीटा होगा, और टी स्क्वायर आपको निकालना है टी, तो हमेशा फोकस करिए टी पर। तो टी की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इधर जाएगा तो 2l डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, ओके। ये टी स्क्वायर की वैल्यू है, यानी कि टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू होगी रूट ओवर में 2l डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। अब हम लोग आते हैं पाइथागोरस का एक थ्योरम पाइथागोरस महोदय ने बनाया था, उससे देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा हो, ये एच हो, ये एल हो, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है ये लंब यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर है बाई हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, यानी कि एच बाई एल आ जाएगा। अब ये वैल्यू ले जा करके हम लोग एल का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगी एच बाई साइन थीटा। यहाँ से एल का मान निकालेंगे तो एच बाई साइन थीटा आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये मान आया। इस मान को ले जा करके इस समीकरण में पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एच बाई साइन थीटा, और पहले से क्या है जी साइन थीटा, ठीक। तो इसका मान कितना आया, इसका मान आया 2h बाई जी 1 बाई साइन थीटा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा और बाहर आएगा तो एक साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो टी का मान ये आ गया। यही आपको प्रूफ करना था,
ठीक है ना। तो कितना समय लेगा, तो इतना समय लेगा, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो बिना डरे आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, जैसे मैंने कंपोनेंट ब्रेक करना बताया है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। फिर से देखिए इस चीज़ को, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आनत तल दिया है, ठीक, और इस आनत तल पर कोई भी पिंड यहाँ से लुढ़क रहा है, ठीक, पिंड यहाँ रखिए, कोई भी पिंड यहाँ से लुढ़क रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, गुरुत्व के अधीन इसका साइन थीटा कंपोनेंट इसको नीचे लेकर के आएगा, अगर ये थीटा है, ठीक। परंतु अगर ये फाई है तो, अगर ये साई है तो जिस तरह थीटा लिखते हो उसी तरह साई या फाई लिख देना, ठीक है। ये एक एंगल है, मान लो 30 डिग्री हो, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका जो वेट है वो हमेशा नीचे की ओर काम करेगा। आप समझ रहे होंगे, किसी भी चीज़ को पृथ्वी जो है अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो ये इसका वेट, मास अगर m है तो नीचे वेट लगेगा mg, ठीक। और ये जो थीटा कंपोनेंट है, जब इसको ब्रेक करोगे तो mg का कॉस थीटा, मतलब g के साथ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और उसके 90 डिग्री पे g के साथ साइन थीटा का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा। यानी कि इसको रोल करके नीचे लाने के लिए हमेशा कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, जी साइन थीटा होगा। यही पूरा कंसेप्ट है, इसके बेसिस पर आप गति के समीकरण लगाकर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग हैंडल करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो एक बार या दो बार आप रिवाइंड करके चला सकते हैं, चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। आसान सी ट्रिक है, आसान सा चीज़ है, बस ये है कि कुछ भूला हुआ हो रहता है आप लोगों का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है मित्रों, यूपीएससी 2003 में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, और इस तरह के प्रश्न आने की भी संभावना अगर बनती है तो ये भी एक एक्सेप्शनल होगा कि बाकी बच्चों से आप एक क्वेश्चन एटलीस्ट आगे निकल सके, और एक क्वेश्चन बहुत होता है, आपका सिलेक्शन करा सकता है, ठीक है। तो देखिए है क्या, इसमें दिया हुआ है कि द्रव्यमान अगर निश्चित रहे और पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो 1% से कम हो, ठीक है ना, तो पृथ्वी तल पर जी का मान कितने प्रतिशत से बढ़ेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। अब 4 ऑप्शंस दिए हैं, मतलब 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 2% घट जाएगा, 0.5% घट जाएगा, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए लगाते हैं इसको। इस तरह के प्रश्न के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू GM/r², मैंने बताया था। अब इसको इधर अगर आप ले आ देंगे, साइड चेंज कर देंगे तो हो जाएगा GR² इक्वल टू GM। ओके, अब देखिए करना क्या है, कर ये रहा है कि मास को कांस्टेंट कर दिया, तो मास की कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक। और ये कांस्टेंट हो गया मास, उसके बाद जी भी कांस्टेंट होता है, आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि जो भी खेल है इन्हीं दोनों में होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से जी को रखिए और इधर रख दीजिए 1/r², को चेंज मत करिए, सेम ऐसे ही जैसे ये फॉर्मूला है उसी तरीके से रखिए। अब कह रहा है कि आपके आर में 1% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो जी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का प्रश्न सॉल्व करते हैं, इस तरह के प्रश्न को जो है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज जो हम लोग पढ़ते हैं एरर निकालने के लिए, ठीक है, 11th क्लास में, तो फिर इस तरह के प्रश्न सामने आते हैं। उसमें क्या करते हैं, डेल्टा G/G, ध्यान से देखिएगा, सब में कंसेप्ट यही लगता है, डेल्टा G/G मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू, चूँकि बाकी जो राशियाँ हैं G और M थी वो कांस्टेंट है, यानी कि इनको काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। काउंट क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर r² लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं 2 डेल्टा R/R इंटू 100। याद रखिएगा ये नीचे है। अगर आपसे स्टैंडर्ड पूछता है कि स्टैंडर्ड कितना चेंज होगा तो हमेशा इस r को पॉजिटिव में ही लेंगे, परंतु अगर नॉर्मली पूछता है तो ये r ऊपर जाने पर निगेटिव हो जाएगा। बट 98% से 99% केसेस में हमेशा आपसे स्टैंडर्ड पूछेगा, यानी कि मैक्सिमम एरर ही पूछेगा। तो उस केस में, या कुछ नहीं दिया है तो भी आप मैक्सिमम एरर निकालेंगे, तो उस केस में अगर नीचे की राशि भी ऊपर ला के लिखते हैं तो भी डेल्टा R/R और निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। तो आपको यही बेसिकली निकालना है। यहाँ पर क्या दिया है, 1% का चेंज होता है, यानी कि इस टोटल की वैल्यू परसेंटेज में पहले ही दे दी है। कितनी दे दी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1%, ठीक। तो आपका डेल्टा G/G का जो मान आ रहा है परसेंटेज में, 100 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कितना आ रहा है, 2%, यानी कि 2% की इंक्रीमेंट हो रही है, कहीं डिक्रीमेंट तो हो नहीं रही है, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव में वैल्यू आ नहीं रही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक बार मैं फिर से
आपको रिवाइज करता हूँ हुआ क्या। इस तरह के प्रश्न करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो मैंने फॉर्मूला कल डिस्कस किया था, जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। उसी को पुट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि मास कांस्टेंट है, क्योंकि मास वेरी कर सकता था, क्योंकि जी की वैल्यू 6.61 10⁻11 हमेशा होती है, तो उसकी वैल्यू तो वेरी कर नहीं रही है। तो मैंने कहा कि इस तरह से आप लिख दीजिए इसको, ठीक है। फिर जब परसेंटेज बेसिस में एरर निकालना शुरू करेंगे तो डेल्टा जी बाई जी लिखेंगे, जी को चेंज कर देंगे डेल्टा जी बाई जी। कहने का मतलब ये है कि जी में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना, पहले के मुकाबले। और परसेंटेज करने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और दूसरे साइड में 2 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा था, तो जब ऊपर आता है तो 2 हो जाता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक ना। ठीक, तो ये जो राशि है यही 1% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिक्रीमेंट दिया हुआ है। परंतु मैंने आपको बताया कि जब भी कुछ भी ना गिवन हो तो हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं, तो निगेटिव नहीं लिखेंगे, यानी कि ऋण का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाइड बाई 1%, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न मिलता है तो बिल्कुल आप सॉल्व करिएगा। अगला आते हैं हम लोग एक सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पर, जो कि मैंने अपने फ्री लेक्चर्स में भी कवर किया है, तो फिजिक्स के लेक्चर देख सकते हैं उसमें। चलिए, बस इसको समझते हैं। मैंने उसमें क्या बताया है वही चीज़ यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ। कह रहा हूँ कि अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे के करीब में आती है तो इसका वेग अगर v1 हो और इसका v2 हो तो सापेक्ष वेग v1 प्लस v2 हो जाएगा। यानी कि ये अगर 30 किलोमीटर से आ रही है, ये 40 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों जब एक दूसरे की ओर आएंगे तो कुल मिलाकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। ओके, अब इसी में जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है ना, इधर जा रही है और ये भी उसके अपोजिट जा रही है, ठीक, ये 30 किलोमीटर से अपोजिट जा रही है और ये 40 किलोमीटर से अपोजिट जा रही है, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से कितनी दूरी से अपोजिट जाएंगे, तो यहाँ पर भी जुड़ेगा। देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मेरे कहने का मतलब ये 30 किलोमीटर से इधर भाग रहा है और ये 40 किलोमीटर से इधर भाग रहा है, ठीक है ना। अभी भी तो दोनों अपोजिट ही जा रहे हैं, वही तो मैं बता रहा था आपको। मैंने पहला फोटो कैसे बनाया था? ऐसा बनाया था। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे तो ऐसा फोटो हो जाएगा। तो दोनों तो अभी भी अपोजिट जा रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? ठीक, यानी कि अभी भी ये 70 kmph से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये पहली वाली ही बात मैं आपको बताया हूँ, बस फोटो चेंज किया है जिससे कन्फ्यूज़न हो गई है, ठीक। वेट करिए, मैं जो चीज़ें डिलीट कर दिया उसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक। ये सारी फोटोज़ है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोई बॉडी इधर जा रही है और उसी के डायरेक्शन में एक बॉडी और आ रही है, ठीक ना। मान लीजिए कोई भी मूविंग चीज़ है, मतलब कोई गति करता हुआ कोई चीज़ है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रहा है और दूसरा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रहा है। तो इस 30 वाले को ये जो 70 वाला है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता हुआ दिखाई देगा, यही सापेक्ष गति होगी। तो ये 70 माइनस 30 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि 30 वाला उस 70 वाले को जब देखेगा तो स्वयं को स्थिर मानकर देखेगा। टोटल कंसेप्ट यही है कि खुद को विरामावस्था में देखेगा और जो गति कर रहा है 70 से, फिर वो उसे 40 की स्पीड से गति करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि वो स्वयं 30 से कर रहा है और वो 70 से कर रहा है, तो खुद को अगर स्थिर मानोगे तो खुद का 30 उसमें से घटाना पड़ेगा 70 वाले में से, तो फिर वो 70 की स्पीड से गति करता हुआ दिखाई देगा। मतलब आपको लगेगा कि वो बॉडी जो मूव कर रही है वो 40 kmph से किलोमीटर पर आवर से, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे से मूव कर रही है। चलिए, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2013 में मेंस में, ठीक है ना। क्या पूछा गया है कि पृथ्वी जो है वो रिवॉल्व कर रही है 4400 किलोमीटर प्रति घंटे से, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है 4400 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक। तो आप जो यहाँ पर खड़े हैं या डांस कर रहे हैं, ये कैसे इतना आसानी से संभव है, ठीक। आप क्यों नहीं उसी गति से मूव कर रहे हैं? तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आप भी उसी गति से मूव कर रहे हैं। ओके, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आप नहीं मूव कर रहे हैं, आप भी मूव कर रहे हैं। बट यहाँ पर लगता है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कि जब वो भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, तो आप इसको फील कर पाओगे? नहीं फील कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देयर शुड बी ए रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन अर्थ एंड यू। मतलब आप किसी और वेलोसिटी से मूवमेंट करो और अर्थ किसी और वेलोसिटी से मूवमेंट करे तो आपको एक बारी फील होने लगेगा। बट अर्थ में चूंकि ग्रेविटी भी है, आप एक सर्टेन एटमॉस्फेयर में ऊपर तक चले जाओगे तब तक आपको अर्थ घूमती हुई नजर नहीं आएगी। बट जब अंतरिक्ष से आप देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ पृथ्वी मूव कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, यानी कि हम अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति जो है वो शून्य है, ठीक। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर दोनों को रिड्यूस की जाए तो वो जीरो आती है, इसीलिए हम फील नहीं कर पाते।
इसके साथ एक प्रश्न आता है भारहीनता का, एक क्वेश्चन है भारहीनता कब होती है। देखिए भारहीनता पर मैं लिफ्ट का केस आपको फ्री लेक्चर्स में बताया हूँ, आप उसको बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको टोटल चीज़ें पढ़नी है, रिवीजन नहीं करना है, मतलब आप बेसिक से बिल्कुल चलना चाहते हो, क ख ग घ चलना चाहते हो, तो आप क ख ग घ चलने के लिए मिर्ज़ापुर नहीं, मिर्ज़ापुर कहाँ, मिर्ज़ापुर वाला काका का नहीं भाई, ये आप मेरे लेक्चर्स देख लो, लेक्चर मतलब जो मैंने फिजिक्स के बनाया तो उसमें बिल्कुल बेसिक्स क्लियर किए, ठीक। बट आप स्टैंडर्ड हो, रिवीजन कर रहे हो, तो उसके लिए भारहीनता की बात करता हूँ। भारहीनता वो स्थिति है जबकि आप वेट मत फील कर पाओ, यानी कि मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, द्रव्यमान व्यक्ति का जो पृथ्वी पर है वही चंद्रमा पर है, वही हर जगह है। क्यों? क्योंकि द्रव्य का मान जो आपके अंदर अस्थि है, मज्जा है, द्रव है, मतलब हड्डियां हैं, उसका मान तो हमेशा वही रहेगा ना। ऐसा थोड़े है कि चंद्रमा पे चले जाओगे तो हड्डी आपकी हल्की हो जाएगी, नो, उसका द्रव्य का मान उतना ही रहेगा। जो ब्लड भरा हुआ है, जो पानी है 70% आपके बॉडी में लगभग, तो जितनी भी चीज़ें हैं अस्थि मज्जा सब कुछ, वो अपना एक नियत मान रखती हैं, वही द्रव्य मान है, तो वो कभी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? जी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू चेंज होती है। जैसे चंद्रमा पर जाओगे तो जी जो है वो जी के मान का 1/6 यानी कि जी/6 हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ भारहीनता तब, जैसे आप भारहीनता तब फील करोगे जब आपको लगेगा कि गुरुत्वाकर्षण मुझे जो है खींच ही नहीं रहा है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आपकी जीरो हो रही है। गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कैसे जीरो होगी? सपोज करिए ये आपकी लिफ्ट है या आप कहीं बैठे हो, ठीक है, तो जब तक आप इस पर प्रेशर दे रहे हो तब तक आपको फील हो रहा है कि हाँ भाई मैं प्रेशर दे रहा हूँ और ये चीज़ गिर नहीं रही है, ठीक है ना, मतलब फ्री फॉल नहीं करी है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा कुछ भार है, मुझे फील हो रहा है। बट अगर जिस त्वरण से आप गिर रहे हो उसी त्वरण से ये वस्तु भी गिरने लगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे पैर के नीचे जमीन नहीं है, ठीक। तो वो है एक भारहीनता की स्थिति जो होती है एम जी प्लस जी डैश, जहाँ पर जी डैश जो होगा वो जी के इक्वल और निगेटिव होगा, यानी कि जी माइनस जी की सिचुएशन उपस्थित होगी और ये जो वेट है ये क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, तो ये एक भारहीनता की स्थिति है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली बिकम जीरो, यदि गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल फोर्स है, अगर गुरुत्वीय बल जो है सडनली अचानक बिकम जीरो, शून्य हो जाए, क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो क्या होगा? चार स्थितियां पूछी हुई है कि जो पीछे से चलते हैं, आपका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पहला, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके द्रव्य का मान है वो वही रहेगा, तो ये तो हो नहीं सकता, डिलीट कर दिया मैंने। फिर कह रहा है जो ऑप्शन सी है वो कह रहा है कि जो आपका भार है और जो आपका मास है वो दोनों जीरो हो जाएगा। तो फिर आपका भार तो जीरो हो सकता है, एक बारी मैं मान सकता हूँ, परंतु जो मैंने अभी बताया कि जी माइनस जी की सिचुएशन आएगी तो क्या पता भार आपका शून्य हो जाए। भार मतलब डब्ल्यू बराबर एम जी ये होता है, ठीक। परंतु क्या द्रव्यमान शून्य हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी हटा दीजिए। अब बचता है दो। पहला कहता है कि मास जीरो हो जाए, तो ये भी नहीं हो सकता, सेम वही चीज़ वही गलती इसने भी लिखी है। पहला बिना पढ़े आप टिक मार सकते हो कि यही होगा, चलिए पढ़ भी लेते हैं। कह रहा है कि मास कांस्टेंट होगा और वेट जीरो होगा, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर आपके ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय बल शून्य हो जाए तो आपको भारहीनता फील होगी परंतु आपका मास स्थिर रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि भारहीनता इसलिए फील होगी क्योंकि यहाँ पर जो जी की वैल्यू है, ये जो जी की वैल्यू है वो शून्य हो जाएगी या शून्य फील होगी, जबकि मास से मल्टीप्लिकेशन होने के नाते आपका एक रिजल्ट जो आएगा वो शून्य आएगा। चलिए अगला समझते हैं एक पेंडुलम के बारे में। आवर्ती गति के बारे में मैं कल आपको बताया था कि कोई वस्तु है जो एक ही जगह से गुजर रही है, तो एक निश्चित समय अंतराल में वो गुजर रही है तो आवर्तकाल हो गया, और ये जो गति हो गई वो आवर्त गति हो गई, ठीक। इसमें कुछ कंसेप्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोलक है, ये मूवमेंट कर रहा है, ये पहले यहाँ ले जा करके छोड़ दिया गया, ठीक। यहाँ जो मैक्सिमम दूरी ले गया, ये जो डिस्टेंस ये डी चला, ये इसका आयाम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये इसका आयाम हो जाएगी। हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मैक्सिमम दूरी ले जा करके जब उसको छोड़ा जाएगा, तो जब उसको छोड़ेंगे तो u इज इक्वल्स टू जीरो रहेगा, यानी कि प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? शून्य रहेगी।
अधिकतम वेग वो कब प्राप्त करेगा? अपनी मध्यमान स्थिति में। इस पोजीशन पे उसका वेग क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा, ठीक है ना। वेग क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा। देखिए वेलोसिटी जो है अधिकतम है। क्यों अधिकतम है? क्योंकि फिर जब उस दूसरे छोर पर जाएगा तो फिर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे शून्य होने लगेगी और फिर वहां से वो एक तेज वेलोसिटी के साथ वापस आएगा, ठीक। फिर मध्यमान स्थिति में अपना एक अधिकतम वेग दिखाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है? त्वरण। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति में जो लगने वाला त्वरण है, ठीक, वो अनुक्रमानुपाती होता है, दूरी नहीं, इसको बेटर है विस्थापन लिखा जाए, विस्थापन के। वो अनुक्रमानुपाती होता है विस्थापन के। लेकिन यहां पर ऋण चिन्ह लगता है। ऋण चिन्ह क्यों लगता है? क्योंकि वो अपनी मीन पोजीशन से खींच करके दूर ले जाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा मानते हैं कि जो विस्थापन है वो निगेटिवली विस्थापित हो रहा है, ठीक। आप अभी इस कंसेप्ट को बस समझ लीजिए कि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, ओके। तो यानी कि जब उसको दूर ले जाकर के छोड़ा जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन डी के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात मध्यमान स्थिति में डी कितना हो जाएगा? शून्य। अगर ये यहां से यहां तक डी को मेजर किया जा रहा है तो यहां पर घट गया, यहां और घट गया, यहां और घट गया, यहां और घट गया, तो इस स्थिति में पहुंचने पर क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन शून्य हो जाएगा तो जो प्रत्यानयन बल लगता है या जो भी वहां पर फोर्स एक्ट कर रहा है वो भी क्या हो जाएगा? एफ इजिकल्स टू एम में, चूंकि ए की वैल्यू क्या है? शून्य, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, यानी कि एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, ओके। तो ये भी क्लियर हो गया कि फोर्स की वैल्यू मध्यमान स्थिति में क्या होगी। ये मध्यमान स्थिति की बात मैं बार बार कर रहा हूं और ये एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा हूं, ठीक। तो मध्यमान स्थिति में क्या हो जाएगा? बल भी जीरो हो जाएगा। मैंने आपको बताया वेलोसिटी जीरो होगी तो जो के ई होगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी के घात 2 पर या वेलोसिटी स्क्वायर पर निर्भर करती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी शून्य हो जाएगी। आपको एक बात और काइनेटिक एनर्जी शून्य नहीं हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मध्यमान स्थिति में जो वेग होगा वो अधिकतम होगा। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जो ऊर्जा है वो संरक्षित होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी। तो अगर आपकी गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो क्या स्थितिज ऊर्जा के लिए कोई स्पेस बच रहा है? नहीं बच रहा है। ऐसे समझिए कि के ई प्लस पी यानी कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान नियत है, कांस्टेंट यानी कि नियत है। तो अगर ये अधिकतम है तो ये क्या होगी? शून्य होगी। समझिए बात को, ये अधिकतम है यानी कि कांस्टेंट का मतलब सपोज करिए 10 है, ठीक। तो अगर के ही 10 हो गया तो पी कितना होगा? ऑब्वियसली शून्य होगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? शून्य होगी। एक चीज और है कि जब कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो भी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के बारे में मैंने बताया एम जी एच होता है। तो कोई एच की वैल्यू या इस तरह के स्थिति में परिवर्तन है ही नहीं, वो मध्यमान स्थिति में शून्य पोजीशन पर है। तो यानी कि इसमें मैंने 4 चीज़ बताई कि पहला मैंने बताया वेट अ सेकंड, पहला मैंने बताया कि एक्सेलरेशन होता है वो आपके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, निगेटिवली विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी आप विस्थापन के अनुक्रमानुपाती समझ लीजिए। दूसरा होता है कि वेलोसिटी मध्यमान स्थिति में बहुत ज़्यादा होती है या मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, सर्वाधिक होती है। तीसरा है कि जो बल लगता है प्रत्यानयन बल, चूंकि एक्सेलरेशन शून्य होता है, क्योंकि मध्यमान स्थिति में एक्सेलरेशन शून्य है तो इसलिए लगने वाला बल F इजिकल्स टू एम में ए शून्य है तो जो F होगा वो भी शून्य होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, चूंकि मध्यमान स्थिति में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाएगी। दूसरी सिचुएशन देखते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ये जो बॉब है इसको खींच करके यहाँ ले गए और इस स्थिति में रखे और देखते हैं इसके पास क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के यानी कि अनुक्रमानुपाती है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है? इस स्थिति से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम, यानी कि त्वरण क्या होगा? अधिकतम होगा, यानी कि जो बल लगेगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा, ठीक। तो ये 2 कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। तीसरा क्या है कि यहाँ जब लेकर के जाएंगे तो एक प्रारंभिक वेग से छोड़ेंगे, जो कि आपका प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य होगा। तो यानी कि जो हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा निकलेगी वो कितनी होगी? शून्य होगी, ठीक, क्योंकि प्रारंभिक वेग पर
सारी चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में आप लेकर के बॉब को पकड़ करके खड़े हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जब आपका काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाएगी तो इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी एनर्जी बनती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, वो क्या होगी, अधिकतम होगी। क्यों? क्योंकि अधिकतम डिस्टेंस पर ले जाकर उसको रखे हैं और उसके पास जो है अधिकतम एनर्जी पाई जाएगी। ठीक, इसके साथ साथ और क्या होगा, मैंने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये दो सिचुएशन है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल ये मिलेगा कि वैसे मेरा लेक्चर करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो साइंस में, ठीक है, क्योंकि साइंस की वो छोटी छोटी चीज़ें या जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं लेकर के चल रहा हूँ कि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करिए जो कि बाकी लोगों से आपको 2 4 5 क्वेश्चन साइंस में ही आगे कर दे, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली लोग स्किप करके चले जाते हैं, रट के चले जाते हैं, इसलिए मैं उन चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या कंसेप्ट्स हैं कुछ। तो जो अभी कंसेप्ट पढ़ा वो सॉल्व होता है एक फॉर्मूले से, जिसमें टाइम पीरियड निकाला जाता है, वो होता है 2π√L/g। ये मास पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना, जो ये बॉब है इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता ये फॉर्मूला। यानी कि आवर्तकाल जो होता है उसमें 2π अंडर रूट में या वर्गमूल निकालेंगे, जितनी इफेक्टिव लंबाई है उसकी लंबाई का L और G मतलब गुरुत्वीय त्वरण का एक अनुपात होता है। ठीक, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका यूपीएससी 1997 में, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान से देखिए, मैं हिंदी में आपको प्रश्न बोलूँगा, पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। और मैं इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ, कल भी मैंने बताया था कि मेरा टाइम सेव होता है। जो लेक्चर मैं आपके लिए 1 घंटा हिंदी लिख लिख के प्रिपेयर करूँगा, वो मैं 25 मिनट में, 30 मिनट में, 35 मिनट में प्रिपेयर कर लेता हूँ इंग्लिश में लिख के, और उन चीज़ों को फिर मैं हिंदी में एलेबोरेट कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन ए स्विंग, मतलब एक लड़की झूले पर जो है झूला झूल रही है, इन सेटिंग पोजीशन, बैठी हुई है, यानी कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। व्हेन द गर्ल स्टैंड्स अप, जब उस लड़की के द्वारा मतलब खड़ा हुआ जा रहा है, जब वो खड़ी हो रही है, द पीरियड ऑफ स्विंग विल, तो जो खड़े हो जाने पर जो प्रदोल आवृत्ति है, ठीक ना, जो स्विंग है यानी कि जो प्रदोल आवृत्ति है, सॉरी प्रदोल आवृत्ति नहीं, प्रदोल आवर्तकाल, सॉरी, जो प्रदोल आवर्तकाल है उसका क्या होगा, द पीरियड ऑफ स्विंग विल, ठीक ना। तो जो प्रदोल आवर्तकाल है उसके बारे में आप बताइए कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न में जब पूछा गया तो 4 ऑप्शंस थे कि भाई प्रदोल आवर्त जो होगा टाइम पीरियड वो कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा, तो बी शॉर्टर, बी लॉन्गर, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द गर्ल, नॉट चेंज। 4 ऑप्शन पूछे हुए थे। तो चलिए इसको पहले समझते हैं हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये लड़की है, स्विंग पर बैठ करके झूला झूल रही है सिटिंग पोजीशन में, यहाँ पूरा पलथी मार करके बैठी हुई है, ठीक ना, हाथ से पकड़ी हुई है। ओके, झूला ऐसे आ रहा है, पीछे तक जा रहा है। ओके, अभी दूसरी सिचुएशन में क्या कर रही है, दूसरी सिचुएशन में ये कर रही है कि अब लड़की यहां पहुंच गई, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप ऐसे समझिए, जो भी इफेक्टिव लेंथ होगी, जो प्रभावी लंबाई है, वो इस केस में आप इस बॉब तक ले सकते हो L, अगर इसको एज ए बॉब मानो, ठीक है ना, यहाँ तक ले सकते हो। परंतु चूंकि अब लड़की खड़ी हो गई तो ये पूरा बॉब इस तरीके का हो गया ना, मतलब जो आइटम हो इस तरीके का, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई, L डैश जो हुई वो घट गई ना, यानी कि L जो है वो अधिक है L डैश से। आप देखिए फिगर में, फोटो में देखिए, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि अब सीधा फॉर्मूले को विजिट करिए। फॉर्मूला था 2π√L/g, यानी कि जो इफेक्टिव लंबाई है उसका और गुरुत्वीय त्वरण का एक औसत, मतलब औसत नहीं, एक रेशियो, और उसमें गुणा होगा 2π का, यही आवर्तकाल देगा। तो जब L की लंबाई घट गई, यानी कि L कम हो गया, पहले 10 था, अभी क्या हो गया, 2 हो गया। सपोज करिए पहले 10 था, इसकी लंबाई 10 मान लीजिए, इसकी लंबाई 2 मान लीजिए। तो जब ये 2 हो जाएगा तो क्या ये T आवर्तकाल का मान घट जाएगा या नहीं घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। ठीक, तो उत्तर तो यहीं से आ गया कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि प्रदोल आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रदोल आवर्तकाल घट जाएगा, यानी कि अगर वो जो ऐसे ऐसे मूव कर रही थी उसमें वो 2 सेकंड ले रही थी या 12 सेकंड ले रही थी, सपोज करिए एक मूवमेंट में, तो अब कितना सेकंड लेगी, अब हो सकता है 2 ही सेकंड ले और एक प्रदोल आवर्त अपना आवर्तकाल कर ले। ओके,
तो ये प्रश्न भी एक इम्पॉर्टेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको करा दिया। उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है जो मैं ऐसे ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर बना करके डिस्कस करता हूँ मैं। मान लीजिए क्लॉक है, घड़ी है आपकी, ठीक है ना। ओके, ये घड़ी है, घड़ी के नीचे ये बॉब लटक रहा है। आपने इस वाली घड़ी को देखा होगा, ये ऐसे ऐसे हिलती रहती है। ओके, कह रहा है विंटर्स में और समर में, शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में क्या होगा इस पर प्रभाव, ये जो बॉब लटक रहा है। तो जब जाड़ा पड़ेगा इसको भी ठंड लगेगी और ये सिकुड़ जाएगा। मान लीजिए थोड़ा सा सिकुड़ा और बॉब कहीं यहाँ आ गया, वो आपको पता नहीं चलेगा, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए फ़ोटो इस तरीके का बना दिया कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। वैसे होने वाली जो कमी है लंबाई में इसके, ये बहुत ही नगण्य होती है, लेकिन मैं फिर भी फ़ोटो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा आपको। यहाँ पहुँच गया बॉब, तो आपको पता है जब इफेक्टिव लंबाई कम हो गई, T=2π√L/g से जब L कम हो गया तो T क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो जो घड़ी है वो क्या होगी, तेज चलने लगेगी। मतलब ये जो बॉब है ये क्या करेगा, ये तेज चलेगा, ठीक, शीतकाल में। और समर में क्या होगा, जब ये थोड़ा सा लंबा फील होगा तो इसका जो आवर्तकाल है वो क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछता है। उसके अलावा ये भी होता है कि भाई इसके माध्यम से ही ये पूरा घूमना इनका संभव हो रहा है, तो इसलिए घड़ी भी जो क्या होगी, शीतकाल में तेज चलने लगेगी और ग्रीष्मकाल में धीरे चलेगी। तो ये भी दो तरह के प्रश्न जो है एक्सपेक्टेड है, पूछ सकते हैं, हट के प्रश्न है। बाकी तो सारे प्रश्न जो पूछते हैं वो यूजुअल प्रश्न होते हैं, बट जो क्वेश्चंस थोड़े हटके हैं उन्हें मैं ज़रूर कराता हूँ। अब हम एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं इसी में, जो हमारा घंटा चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति है। पहले तो आप जा करके ये बुक खरीद लीजिए, बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है तो पीडीएफ ले लीजिएगा, बट मेरा ये है कि हार्ड कॉपी से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी। तो आप इस बुक को परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। घंटा चक्र पब्लिकेशन की है और सारे विषय के लिए आई है, लेकिन मेरे विज्ञान के लिए मैं अपना बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस बुक को खरीद लीजिए। अब चलिए इसको देखना शुरू करते हैं। जितना अभी तक पढ़ा वो क्वेश्चन के माध्यम से हमने पढ़ा। अब हम लोग कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं। भौतिक राशियाँ, जैसे जिन्हें मापा जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। इसमें दो पार्ट में राशियों को डिवाइड करता है। मूल राशियाँ, वे राशियाँ 7 होती हैं टोटल। ये राशियाँ जो कि फंडामेंटल है, मतलब कि इनकी ज़रूरत है ही है, ये किसी से डिराइव नहीं होती। दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ, जो कि मूल राशियों से डिराइव की जाती हैं। इनका बहुत सारा नंबर है, जितनी डिराइव करते जाओगे उतनी बनती जाएंगी। जैसे स्वतंत्र राशियों में क्या क्या है, जैसे द्रव्यमान हो गया, ठीक है ना। ये मतलब ये बेसिक यूनिट है, इसके नीचे की कोई यूनिट नहीं हो सकती। किसी चीज़ को नापना है तो द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, भले वो आप किलोग्राम में नापो, हेक्टोग्राम में नापो, डेकाग्राम में, क्विंटल में नाप दो या फिर टन्स में नाप दो, बट आपको बेसिक किलोग्राम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसी तरह से लंबाई है, समय है, ज्योति तीव्रता है, एम्पियर यानी कि करंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और तापमान के लिए आपका केल्विन यूज़ करते हैं। तो कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का। तो ये कुल मिला के ये मूल राशियाँ हैं जो कि टोटल नंबर में 7 है। यहाँ पर दिया है मास, लेंथ मतलब लंबाई, MLT मास, समय मतलब और लंबाई, 3 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपका होता है ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति। उसके बाद आता है आपका विद्युत धारा, इसके लिए होता है एम्पियर, ठीक है ना। फिर आता है पदार्थ की मात्रा, इसके लिए आता है मोल, यूनिट है इसकी। और फिर आता है तापमान, इसके लिए आता है केल्विन। तो ये टोटल 7 है, 3 यहाँ पर गिवन है और 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आप इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ। चलिए आगे की ओर देखते हैं। एक सेकंड, मैं अगर अपनी पेन थोड़ी सी कम कर लूँ तो शायद मैं लिख के डिलीट ना करना पड़े। ओके, चलिए फिर आता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है, जो मूल राशियों पर निर्भर कर रही हैं, जैसे बल, संवेग, त्वरण। अर्थात मान लीजिए त्वरण है तो त्वरण को कैसे लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसमें मीटर आ रहा है जो लंबाई का है और सेकंड आ रहा है जो कि दोनों मूल राशियां और डिराइव की गई हैं, ठीक। तो इस प्रकार से व्युत्पन्न राशियां आती हैं। आगे देखेंगे हम तो देख रहे हैं कि
मानक मात्रक मतलब भौतिक राशि को मापने के लिए। फिर सिस्टम्स आते हैं, सीजीएस आता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में नापते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है कि लंबाई को सेंटीमीटर में नापो, द्रव्यमान को ग्राम में नापो और समय को सेकंड में नापो। एमकेएस आता है, मीटर किलोग्राम पद्धति, ये भी फेमस पद्धति है। पहली वाली तो उतनी फेमस नहीं थी, परंतु इसको मीटर में नापते हैं, किलोग्राम में और सेकंड में, इन तीनों चीज़ों को नापते हैं। फिर एफपीएस आता है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, ये ब्रिटिश पद्धति है, इसका अन्य नाम है फुट पाउंड सेकंड में नापते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ी फेमस है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, ठीक है ना, SI सिस्टमी इंटरनेशनली ऐसे लिखते हैं फ्रेंच में, बट सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति है। पेरिस में जो आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय माप तौल महाधिवेशन 1960 में, उसमें स्वीकृत किया गया था। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है। कुल 7 मात्रक उसमें माने गए थे, जो मैंने आपको बताया कि लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा, जो तीव्रता पदार्थ की मात्रा। लंबाई को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, समय को नापते हैं सेकंड में, ताप को नापते हैं केल्विन में, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, ज्योत तीव्रता को नापते हैं CD कैंडेला में, और फिर पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में। अब देखिए यहाँ पर भौतिक राशियों के मापन के लिए चारों पद्धति को इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, जिसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। आइए, पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है कि दो पिंडों पर बल लग रहा है, उन्हें विस्थापित करने के लिए उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन हेतु एक भौतिक विज्ञान की जो शाखा है वही मैकेनिक्स कहलाती है। यानी कि मैकेनिक्स क्या है कि जब किसी भी पिंड पर बल लगाया जाता है, पिंड क्या है, कोई भी बॉडी, मतलब आपके घर की दीवार हो, आप खुद हो, उसको बॉडी बोलेंगे, ठीक। तो कोई भी बॉडी जिस पर बल लगाया जा रहा है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या होने का प्रयास हो रहा है, तो इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें पढ़ी जाएंगी, यानी कि बल का प्रभाव जिसमें भी पढ़ा जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिक्स कहेंगे, बेसिक। तो मैकेनिक्स में फिर आता है भार और द्रव्यमान में अंतर बताता है। भार को हम लोग बोलेंगे वेट, द्रव्यमान को बोलेंगे मास। तो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई होगी कि द्रव्यमान और वेट में आप अंतर समझ लीजिए। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मास हमेशा हल्का होगा वेट से, ठीक, क्योंकि वेट के साथ क्या होता है, ये होता है W=mg और ये होता है केवल m। तो आपको पता है इसमें g का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भारी होगा। एक अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके साथ साथ मैंने अभी अभी आपको बताया, इसी लेक्चर में बताया कि मास मतलब क्या है, जो भी आपके शरीर में मांस है, ऐसा समझिए ना। मास मतलब क्या कि जो भी आपके शरीर में मांस है, तो मांस तो वो नियत ही रहेगा, चाहे आप चंद्रमा पे चले जाओ, ऐसा तो नहीं है कि फट फट के निकलने लगेगा आपके शरीर से, बिल्कुल उतना ही रहेगा। तो मास कैन नेवर बी चेंज, कभी चेंज नहीं होता है, हो सकता, ठीक है। मास जितना है उतना ही रहेगा, ओके। चेंज क्या होता है, वेट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन में लगने वाला बल है, जो कि पृथ्वी द्वारा आपको अपनी ओर खींचा जाता है, वो बल है। तो पृथ्वी पर हो तो पृथ्वी खींच रही है, स्पेस में चले जाओगे तो आपको भारीहीनता फील होने लगेगी, चंद्रमा पे चले जाओगे तो थोड़ी थोड़ी भारीहीनता फील होगी, बट वहाँ पर वेट एक फील होगा। बट जी जो होता है वो G/6 होता है चंद्रमा पर, तो G/6 के फॉर्म में फील होगा। परिभाषा देखते किसी वस्तु या पदार्थ की जो परिमाण है, परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मतलब उसके अंदर जो भर भर के रखा हुआ है, जो भी है, ठीक ना, वो क्या होगा, आपका द्रव्यमान होगा। बेसिकली मैग्नीट्यूड मतलब होता है जो आंकिक मान है उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक। मात्रक क्या होता है, ग्राम या किलोग्राम या कुछ भी ले लीजिए, मतलब डेका 10 किलो 1000 हेक्टो से समझो 100 बार, जो मैंने कल के लेक्चर में बताया। फिर अदिश है ये, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, मास के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं होती, लेकिन वेट हमेशा पृथ्वी के अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा, इसलिए सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर है, बहुत कठिन लिख दिया है, प्रत्येक स्थान पर समान है, आप समझिए, ठीक है ना। अचर मतलब जो चरे मत, लेकिन वो सब इतना यूजुअल वर्ड नहीं है, आप ये देखिए, द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर क्या है, समान है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संभव है या होता ही होता है, ओके। इसका मात्रक है न्यूटन, इसका मात्रक है किलोग्राम, याद रखिएगा। अगला बना दिया, एक आदमी बना दिया, टांग इनका इधर उधर कर दिया, और उसको कह रहा है दूरी और विस्थापन, ये फालतू सब फोटो बनाया, इसका कोई तुक नहीं है। यहाँ पर 4 स्पीड में गाड़ी बना दिया, देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, बेकार एकदम बनाया। चलिए समझते हैं दूरी क्या होती है। मैंने आपको एक सर्कल से समझाया है फ्री लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं, बहुत बेटर इससे समझाया हुआ है। मैं यहाँ पर वही कंसेप्ट लगाता हूँ। मान लीजिए कोई सर्कल है, ओके, तो ये अगर इसकी त्रिज्या है r, ठीक, आप यहाँ से चलना शुरू किए, इस पॉइंट से चलना शुरू किए, और चलते 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 यहीं पर फिर से आ गए, तो आपने कुल दूरी कितनी चली, 2πr, अगर r इसकी त्रिज्या है, कैपिटल, ओके, 2πr आपने कुल दूरी चली, और आपका विस्थापन कितना हुआ, तो 0 हुआ। क्यों? क्योंकि आप जहाँ से चले थे वहीं आ गए आप, तो यानी कि उसी पॉइंट पर फिर से पहुँच गए। तो अगर शुरू और इनिशियल पॉइंट सेम है, तो आपकी एक जो लंबाई होनी चाहिए जो कि आप सीधी रेखा द्वारा जोड़ सकें, तो क्या आएगी, कोई रेखा बनेगी ही नहीं, एक पॉइंट बनेगा, क्योंकि आप उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के यही कंसेप्ट है।
अब दूसरा एक तरीका देखते हैं, अगर आप यहाँ से चलना शुरू किए, चलते 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 यहाँ पहुँचे, तो आप टोटल कितनी दूरी चले, आर यहाँ पर और यही सेम आर यहाँ पर, 2r दूरी आप चले, सॉरी 2r नहीं, 2πr, 1 सेकेंड, आप तो परिधि पर चल रहे हैं ना, सॉरी परिधि पर चल रहे हैं ना, तो परिधि से काउंट करेंगे 2πr, अगर टोटल परिधि है तो उसका आधा चले, यानी कि आपने कितना चला, πr दूरी चले। लेकिन अगर विस्थापन देखा जाए तो आप इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आए, तो आप सीधी रेखा से इसको जोड़े तो कितना आया, 2r, तो विस्थापन कितना हुआ, 2r। तो डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। चलेगा, मार्ग की वास्तविक लंबाई केवल परिमाण होता है, शून्य नहीं हो सकता। ये क्या है, सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि एक आप लाइन के द्वारा इसको जोड़ सकें, चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा आप चल लीजिए, उसको फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को एक सीधी लाइन के द्वारा जोड़ दीजिए, जितना आएगा वही मान जो है आपका विस्थापन कहलाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को ले रहे हैं तो किसी दिशा में ही लेंगे, कि उसी दिशा में लेंगे तभी आएगा, ठीक। तो एक सदिश राशि हो गई है, ठीक है ना। ये कौन सी राशि हो गई, एक सदिश राशि हो गई या वेक्टर हो गई, ये क्या हो गई, स्केलर या अदिश राशि हो गई। ओके, ये शून्य हो सकती है, कैसे हो सकती है, मैंने बताया कि सर्कल पर उसी पॉइंट पर वापस आ जाइए। चाल और वेग में क्या अंतर है, तो पहले तो ये जान जाइए कि ये जो है अदिश राशि है और ये है सदिश राशि। जैसे कह रहा है कि प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन, ये विस्थापन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा, बस इतना जान जाइए। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ओके, ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। SI मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका मीटर पर सेकंड होगा। ओके, तो वेग विस्थापन, वेग और चाल में अंतर समझिए। वेग क्या है, जैसे राम जो है 5 मीटर पर सेकंड से उत्तर की दिशा में जा रहा है, ये उसका वेग हो गया। और राम 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है आपको, तो वो हो गई उसकी गति या चाल। चलिए अगला देखते हैं, त्वरण। त्वरण क्या होता है कि समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन त्वरण कहलाता है। तो मैंने कल बताया था कि dv/dt को त्वरण से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसमें भाग दीजिए आप। इसको मैं dv/dt को ऐसे लिख देता हूँ, कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, dv/del में लिख देता हूँ, ठीक। ये जो डेल है ये अंतर दिखाता है, यानी कि इसको दूसरे तरह से लिखा जाए तो v2 - v1 डिवाइडेड बाई t2 - t1, यानी कि t2 कोई समय है मान लीजिए 10 सेकेंड और t1 कोई समय है 5 सेकेंड। v2 है 40 मीटर पर सेकेंड और यह है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। तो इसी का एक रेशियो है, इन दोनों के डिफरेंस का एक रेशियो है जो कि त्वरण कहलाता है। यानी कि जो परिभाषा लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन, यानी कि समय में भी परिवर्तन हो रहा है तो वेग में जितना परिवर्तन हो रहा है उसका एक रेशियो निकालेंगे, तो वही एक्सेलरेशन या त्वरण कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है इसकी यूनिट होती है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, डिलीट करता हूँ। देखिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक सदिश राशि है, त्वरण त्वरण सदिश राशि, उसके ऊपर तीर लगा के दिखाएंगे। कोई भी सदिश राशि के ऊपर तीर लगा के दिखाते हैं। त्वरण क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई समय या समय अंतराल। ओके, अगला आता है आपका न्यूटन के गति विषयक नियम, मतलब ये जो है लॉ ऑफ मोशन दिए थे, गति विषयक नियम। मैंने 3 नियम आपको बताए पिंड की गति को वर्णित करने के लिए। मैंने बताया v बराबर u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, अगर वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गिर रहा है। अगर नॉर्मल त्वरण है तो AT हो जाएगा, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, न्यूटन की गति विषय का पहला नियम, ये तो लॉ ऑफ मोशन था, यहाँ पर न्यूटन के गति विषयक नियम की बात कर रहा है, ठीक है। इनकी भी संख्या 3 है, इनको देखते हैं। कह रहा है कि ये पहला है जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहता है, कोई वस्तु विरामस्थ अवस्था में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तब तक विरामस्थ अवस्था में ही रहेगी, ठीक है। एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। यानी कि अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, मूविंग कर रही है तो मूविंग ही करती रहेगी। ओके,
अन्य नाम इसका है जड़ता का नियम है, जड़त्व का नियम, इनर्शिया। यह नियम इनर्शिया से संबंधित है, यानी कि जड़त्व से संबंधित है। अब इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, जैसे जो मैंने अपने फ्री लेक्चर्स में बताया कि अगर मूव करती हुई कोई चीज़ है, अचानक ब्रेक मार दिया जाए, मतलब आप किसी बस में बैठ करके जा रहे हो, सामने ड्राइवर को लगा कि कोई बच्चा जो है उसके बस के सामने आने वाला है, उसने ब्रेक मार दिया, तो आप जिस स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगेगा आप आगे की ओर गिरोगे। ठीक, क्यों गिरोगे? क्योंकि आप उसी वेलोसिटी से उसी गति से चलते रहोगे जिस गति से बस चल रही थी, परंतु बस रुक गई, परंतु आपकी बॉडी अभी भी मूव कर रही है, तो आपको भी ब्रेक मारना होगा। आप ब्रेक मार नहीं रहे हो तो आप आगे की ओर पुश हो जाओगे। अगर सीट पर बैठे हो तो आगे वाले सीट से लड़ जाओगे, अगर खड़े हो तो बिल्कुल आगे तक चले जाओगे जहां कंडक्टर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया पहला गति का जड़त्व नियम। दूसरा है स्थिरता का जड़त्व। आप आराम से बैठे हुए हो, ठीक, ट्रेन में, तब तक ट्रेन जो है आगे की ओर मूव करती है। इंजन स्टार्ट होता है, ट्रेन अचानक आगे की ओर मूव करती है, आप पीछे की ओर चले जाओगे। क्यों पीछे की ओर चले जाओगे? इसलिए पीछे की ओर चले जाओगे क्योंकि आप अभी तक स्थिर अवस्था में हो, ट्रेन भी स्थिर अवस्था में है, दोनों की वेलोसिटी क्या है? 0। परंतु ट्रेन जो है अचानक से आगे की ओर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से थोड़ी सी बढ़ी, और आप जो है अभी भी शून्य हो, तो आप क्या होगा? आप पीछे की ओर गति करने लगोगे। ठीक है ना? आप मतलब आप वहीं रह जाओगे और ट्रेन आगे चली जाएगी, मतलब पैर के नीचे से जमीन खिसक गई टाइप का, तो आप पीछे की ओर मूव करोगे। तो ये सेकंड हो गया कि ये क्या हो गया? स्थिरता का जड़त्व। ठीक है ना? इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर चलती हुई ट्रेन में एक बॉल आप उछालोगे तो वो बॉल कहाँ गिरेगी? तो आप ही के हाथ में गिरेगी। क्यों? क्योंकि जब आपने उछाला तो उसी स्पीड से आप आगे बढ़े, उसी स्पीड से बॉल आगे बढ़ी, तो आपने आपके हाथ में आके गिर जाएगी। ठीक, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम मैंने आपको कई बार बताया है, पेड लेक्चर में भी ये चल रहा है, मैंने आपको फ्री जो वीडियोस बनाया उसमें बताया है। मैंने बताया कि जितना बल होगा वो द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होगा, लेकिन ये एक्चुअल ये नहीं है। वो होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डी टी जो होगा प्रोपोर्शनल होगा लगाए गए बल के। ठीक, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, तो अगर ये स्टेटमेंट आपको मिलता है तो आप इसे टिक कर दीजिएगा। बाकी अगर F इक्वल्स टू ma का नॉर्मल स्टेटमेंट मिलता है तो वो भी आपका सही है, वो आप बिल्कुल टिक कर दीजिएगा। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, इसी को बोलते हैं। ठीक ना? ma से अगर देखोगे तो किलोग्राम, a को देखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि आपने पृथ्वी पर एक क्रिया लगाई अपने पैर से तो उसने भी प्रतिक्रिया दी। शायद यही जो कंसेप्ट है ये लाइफ में हर चीज़ को मोशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने अपने पैर से पृथ्वी को धक्का दिया और पृथ्वी ने एक प्रतिक्रिया लगाई कि हमें एक धक्का मिला और हम आगे की ओर चले या दौड़े या फिर साइकिल चला रहे हैं, जो भी काम करते हैं। ठीक है ना? तो उसका नाम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक ना? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी क्रियाओं की बराबर और विपरीत दिशा में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, अगर आप किसी दूसरे वस्तु पर लगाएंगे। संवेग क्या होता है? संवेग होता है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम लोग संवेग बोलते हैं। पी से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको m इंटू वी बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मास यानी कि द्रव्यमान, और वेग यानी कि v, इसको p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका जो मात्रक हो गया वो क्या है? m का हो गया आपका किलोग्राम, v का हो गया मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर आता है ये सदिश राशि है। क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने उसको कराया था कि भाई संवेग में अगर मास का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? तो v बचेगा। इस तरह की 3 चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बता दी हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखते हैं तो वॉशिंग मशीन किस पर आधारित है? सेंट्रीफ्यूगल पर आधारित है, ये भी मैंने करा दिया था। ट्रेन में बैठे यात्री पीछे की ओर झुकने का कारण क्या है? जड़त्व है। 2 समान द्रव्यमान का, ये भी मैंने क्वेश्चन करा दिया था। तीक्ष्ण वृत्ताकार पहिया पलट रही है तो बाहरी पहिया पलटेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर बेसिक डेफिनेशन में आता है कार्य। तो कह रहा है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है, यानी कि या तो परिवर्तन किया जा रहा है या परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। बल क्या होता है? कार्य क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। याद रखिएगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है ना? ये एफ डॉट डी के द्वारा दिखाया जाता है। एफ डी कॉस थीटा का जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, इसे ही वर्क कहा जाता है। ठीक है ना? अगर कॉस थीटा बराबर 0 हो जाए, ठीक, यानी कि वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि वर्क कार्य 0 हो? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आप बल भी लगा रहे हैं, आप विस्थापन भी कर रहे हैं, परंतु आप ऐसी दिशा में विस्थापन कर रहे हैं जहाँ पर बनने वाला थीटा एंगल 90 डिग्री है, तो वो ऐसा कार्य क्या हो जाएगा? शून्य कहलाएगा। ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा ही मात्रक इसका जूल होता है, मैंने आपको बताया था। कैलोरी और जूल में 4.18। ठीक है, तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4
1 कैलोरीज का 4.18 जूल, ये कंसेप्ट भी होता है। ठीक, जूल जो है 1 मीटर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर में भी, यानी कि न्यूटन मीटर में भी व्यक्त किया सकता है। कैसे व्यक्त किया सकता है, तो आप इसी फॉर्मूले को देखो, एफ मतलब होता है न्यूटन, डी मतलब होता है मीटर। ठीक है, मतलब उसका यूनिट मैं बता रहा हूँ। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, डी की होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर भी जो है कंसेप्ट हो गया। सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है उसको अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ओके, फिर आता है एनर्जी, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अदिश राशि है ये। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका भी मात्रक जूल ही होता है। 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है, जो मैंने आपको बताया। सीजीएस पद्धति में है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड प्रणाली में इसका मात्रक अर्ग होता है, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा में आते हैं, 2 तरह की ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी में। पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर से व्यक्त करते हैं, यानी कि 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा जो होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh से होती है, यानी कि कोई वस्तु, मान लीजिए ये पृथ्वी है, कोई वस्तु यहाँ से h ऊंचाई पर अगर रखी हुई है, यहाँ पर कहीं रखी हुई है, तो इस वस्तु के पास कितनी एनर्जी होगी, mg, और जितनी ऊंचाई पर रखी हुई है मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक, और वही अगर ये वस्तु गिरने लगे तो mgh, तो धीरे धीरे h की वैल्यू कम होती जाती है और हाफ mv स्क्वायर में वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो इनिशियल जब यहाँ से गिरना शुरू हो रही है तब तो इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी, परंतु जैसे जैसे वो नीचे आने लगेगी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा h के कम होने के कारण शून्य होती जाएगी। तो याद रखिएगा, दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं ऊर्जाएं। फिर ये लास्ट टॉपिक आज का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है पावर या सामर्थ्य। ठीक है, परिभाषा क्या है कि कार्य करने की दर, यानी कि वर्क बाय टाइम, कितना काम कर रहे हो एकांक समय में, वही आपका पावर देता है। ठीक है, पी देता है, यानी कि सामर्थ्य पी इक्वल्स टू कार्य बटा एकांक समय में किया, मतलब एकांक समय में मतलब लिया गया समय। ये स्केलर क्वांटिटी है ये भी, क्योंकि सामर्थ्य का जो है कोई भी केवल मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। एसआई यूनिट अगर देखेंगे तो W/T में W का होता है जूल, जो हम तब से पढ़ रहे हैं, और सेकंड होता है समय का, तो जूल बटा सेकंड। इसी को एक दूसरा टर्म देते हैं, इसको बोलते हैं वॉट। ठीक है, सीजीएस मात्रक में इसी तरीके से अर्ग प्रति सेकंड या ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब, किसी भी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, परंतु ये वॉट जो है सबसे फेमस है। 1 हॉर्स पावर, जो मैंने कल भी बताया था कि हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट के इक्वल होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो विविध का पोर्शन है ये इस टॉपिक से हट के है, तो इसको फिर हम कल स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने थ्योरीज जितनी थी वो देख ली, उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए थे वो भी हमने पूरी तरह से देखे हैं। जो ट्रिकी क्वेश्चंस है जो हमने देखे वही इस बुक में भी शामिल किए हुए हैं क्वेश्चंस। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा करके। धन्यवाद।